हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 5 मार्च को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द स्टेटस ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इस साल प्रीलिम्स में और मेंस में न्यूक्लियर रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला ईयर है। ऑल्टरनेट ईयर या 2 साल के अंतराल में 100% आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल आता है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है ये जानेंगे। सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज और स्टेज 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। हर स्टेज के जो बेनिफिट्स हैं उसको समझेंगे, क्यों ये प्रोग्राम बनाया गया इसको जानेंगे, और सेकेंड स्टेज के चैलेंजेस की बात की जाएगी जो सक्सेसफुली इंडिया ने अभी इम्प्लीमेंट किया है। स्टेज 2 हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारे लिए स्टेज 3 रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वाई मिनरल्स आर क्रिटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस में नहीं आया था क्वेश्चन, प्री में ज़रूर पूछा था, इस बार फिर से आएगा। 30 क्रिटिकल मिनरल जो इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है, 30 के नाम रट लो, इस बार दिखने वाला है। रटना तो पड़ेगा ही, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग इसमें जो रिफॉर्म किए सरकार ने उसके बारे में बात करेंगे, क्रिटिकल मिनरल की इंपॉर्टेंस और उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना है, मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। हमारा लास्ट आर्टिकल है 3 डिग्री 2 ईयर लॉन्ग ड्रॉट इन हिमालयस। रिसेंटली एक रिसर्च और स्टडी आई है, उसकी फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये फाइंडिंग्स आप नोट डाउन कर सकते हो और अपने मेंस के आंसर एसएमए से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है। दोनों आर्टिकल जो पहले दो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक नीचे दी गई होगी, और अलग से भी आप सर्च कर सकते हैं सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द स्टेटस ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर अल्टरनेट ईयर पे न्यूक्लियर के ऊपर क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं आया था, इस साल दोबारा से आपको पूछा जा सकता है। इस साल वो अल्टरनेट ईयर है जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिजन, फ्यूजन दोनों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। फिजन क्या है, फ्यूजन क्या है ना। तो रिएक्शंस वाली जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा 1-2-3 एग्रीमेंट के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है जो यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, और IAEA के साथ जो डील हुई थी वो भी प्रोटोकॉल के बारे में आ चुका है, आपको पूछ चुका है। क्रिटिकलिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछ सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट के बारे में पूछ सकता है, कौन सी साइट कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुंदनकुलम, कायगा, कलपक्कम, नरोरा और तारापुर, इसका आपको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है। ठीक, तो ये तो आप दोनों कर लोगे, नरोरा तारापुर, मुझे पूरा भरोसा है। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नॉर्थ से साउथ आपको क्या करना है, इसको प्रॉपरली मैच कराना है। ठीक है, शुरू करते हैं आर्टिकल। न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विटनेस किया है द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर लोडिंग द इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट द मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इन द कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक, तो कलपक्कम तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम जो है कोर लोडिंग प्रोसेस शुरू की गई है इंडिजिनस डेवलप्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी तक के नहीं पूछा गया है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। तो 2024 पे आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर आ सकता है और स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर के ऊपर। लास्ट ईयर ये स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर बहुत न्यूज़ में था, लेकिन अभी तक के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नहीं पूछा है। तो जनरली यूपीएससी भी क्रोनोलॉजी के साथ ही पूछता है, जो चीज़ पहले आई है उसे ही पहले पूछा जाता है, उसके बाद फिर आपको उसका एक्सटेंशन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा। जैसे कि आपको क्वांटम में क्यूबिट पूछा है अभी एकदम सिंपल सा, अब उसका नेक्स्ट लेवल पूछा जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा चांसेस आपके किसके पूछने के हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के। ठीक, तो कोर लोडिंग का मतलब क्या है अभी आगे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो होता क्या है, और इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है जो कि किसने डिज़ाइन किया था, होमी जहांगीर भाभा जी ने।
क्यों किया था उसका रीज़न भी समझेंगे। ठीक, तो जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात की जाती है तो जो ब्रीडर रिएक्टर है, ब्रीड कर रहा है, ब्रीडिंग करने का मतलब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो कम हो रहा है और रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। तो वो मशीन विच प्रोड्यूसेस मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज ब्रीडर रिएक्टर। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जो फ्यूल है उसे प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं रेदर देन कंज्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। और ये इसकी कोर लोडिंग इवेंट है जो कि अपने आप एक माइलस्टोन इवेंट है, क्योंकि ये क्या जो है सिग्निफाई कर रहा है, स्टेज 2 ऑफ द इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्टार्ट क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुका है। पहला स्टेज पूरा कवर कर चुके थे हम, कंप्लीट कर चुके थे, अब फाइनली स्टेज 2 क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के बारे में। ठीक, सबसे पहले तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। फ्यूजन में ब्रेक होता है न्यूक्लियस कई सारे न्यूट्रॉन में अलग अलग। ठीक, अनस्टेबल एलिमेंट होता है, उसको आप जब न्यूट्रॉन से हिट करोगे तो वो ब्रेक डाउन होकर स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होगा और इस प्रोसेस में कई सारे न्यूट्रॉन जन्म लेंगे, मास डिफेक्ट होगा और E=mc² के हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो मास जो है बर्न करेगा m/c², इसके हिसाब से एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के काम आती है। ठीक, तो यहाँ पर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को क्या यूज़ कर रहे हैं, एज अ सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, बम बनाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। दो ही पर्पस हो सकते हैं, सिविलियन और मिलिट्री। सिविलियन पर्पस में हम क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू हम बिजली बनाते हैं, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या करते हैं हम, एक न्यूट्रॉन, आपने मारा किसको, फिशनेबल मटेरियल को। फिशनेबल मटेरियल यहाँ पर कौन सा है, यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 फिशनेबल मटेरियल नहीं होता है, लेकिन नेचुरली फाउंड जो यूरेनियम होता है वो कौन सा होता है, यूरेनियम 238। और इस यूरेनियम 238 में 99.3% जो है जो यूरेनियम पाया जाता है वो 238 होता है और 0.7% यूरेनियम 235 होता है। ठीक, तो यूरेनियम 235 का केवल 0.7% होता है। अब आपको याद होगा, आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम होता क्या है, यही होता है यार, ये जो 0.7% है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने को ही हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट हैं, सेंट्रीफ्यूगल फैसिलिटीज़ है, ईरान में बंद कर दी गई। उसका पर्पस क्या था, एनरिचमेंट करना था यूरेनियम का। हम लोग U238 का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे कम करके U235 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि U235 ही फिशनेबल मटेरियल है, यही एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है, एज अ चेन रिएक्शन इसकी हो सकती है। U238 की कुछ नहीं होती, उसमें अगर आप मारोगे, हिट करोगे तो वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम 239 बना लेगा। लेकिन प्लूटोनियम 239 क्या है, फिशनेबल मटेरियल है, तो केवल, लेकिन ये आर्टिफिशियली बनता है, नेचुरली मिलता नहीं है। ठीक, तो प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233, ये दोनों जो है आर्टिफिशियली फिजनेबल मटेरियल हैं जो कि बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। समझ में आया क्या? तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 235 को हिट किए, बेरियम बना, क्रिप्टोन बना। ठीक, दोनों ही जो है हमारे एलिमेंट होंगे जो कि स्टेबल एलिमेंट होंगे और उसके अलावा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ये न्यूट्रॉन्स दोबारा जो है 235 को हिट करेंगे, जितना आप कोर में, कोर बेसिकली क्या है ना, आपका मेन जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहाँ पर आप फ्यूल, जो आपका मेन फ्यूल होता है वो कोर में डालते हो। तो आपने कोर में 235 डाल के रखा था, अब यहाँ हिट करते जाएंगे क्या, आपके न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक न्यूट्रॉन, यहाँ 2 न्यूट्रॉन निकले, फिर ये हिट करेगा, फिर 2 निकलेंगे, ऐसे चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी और ये चेन रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती जाती। ठीक, एक टाइम आता है जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी अचीव करना। जब आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट क्रिटिकलिटी अचीव करेगा, इसका मतलब वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा, मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये टर्म आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक, कूलेंट भी यूज़ करते हैं हम। कूलेंट क्यों यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए यार, है ना, कूल करने के लिए। इतना ज़्यादा चेन रिएक्शन हो रहा है, पता चला होते गया और ब्लास्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाए, तो उसके लिए हम कूलेंट यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैवी वाटर।
समझ में आया क्या? ये हम एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर भी यूज़ किया जाता है, कूलेंट भी यूज़ किया जाता है कूल करने के लिए पावर प्लांट को। ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी होगी। अब हम 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर लेते हैं और सेकेंड स्टेज की भी बात करेंगे, जो कि ब्रीडर रिएक्टर वाला स्टेज है, उसको मैं अलग अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये 3 स्टेज डेवलप क्यों किया है। इसलिए डेवलप किया है क्योंकि इंडिया के पास ये 235 का कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, है ना। ये 235 अपने यहाँ मिलता नहीं है। येलो केक 238 भी अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है। लेकिन हमारे पास थोरियम की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का रफली 25% थोरियम कहाँ होता है? इंडिया में। इसलिए जो है 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है डेवलप किया गया। ठीक, और किसने किया? होमी जहांगीर भाभा जी ने इसको डेवलप किया था और इसके थ्रू इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन सकता था अगर ये तीनों स्टेज कंप्लीट हो जाए तो। कैसे बन सकता है अभी बात करेंगे, है ना। अपने पास यूरेनियम है नहीं और दूसरी कंट्री अपने को देती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर बम बनाएंगे। हम लोग ऑलरेडी न्यूक्लियर बम क्या कर चुके हैं, अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। उसके कारण हम पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस भी लग चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ये 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया था। होमी जहांगीर भाभा को उस समय से पता था दुनिया वाले देने नहीं वाले इंडिया को रॉ मटेरियल, इसलिए उन्होंने ये डेवलप किया था। स्टेज 1 क्या है? ठीक है, अपने पास U-238 थोड़ा बहुत तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। और 235 हम, है ना, उसी 238 से एनरिच कर करके 235 का कॉन्सेंट्रेशन बना के कोर में क्या करेंगे, 235 यूज़ करेंगे, है ना। इसी को मारा जाएगा। ये हमारा क्या करेगा, एज अ फ्यूल काम करेगा। और ये 238 क्या करेगा, ये डीके, इस पर आपने किया इस पे न्यूट्रॉन हिट किया तो 238 से 239 बना। 239 हमारा क्या करेगा, ये हमारा एज अ फ्यूल यूज़ होगा। कब? ये सेकेंड स्टेज में एज अ फ्यूल यूज़ होगा। समझ में आया क्या? अब हम कोर में क्या डालेंगे, Pu-239। ठीक, जो हमारी स्टेज 1 में क्या हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था फ्यूल, और आसपास इसके क्या रहेगा, 238 रहेगा। अभी हम नेचुरल यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं और हम इसमें कोर एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे 239। अब मैं दोबारा हिट करूँगा न्यूट्रॉन को स्टेज 2 डैश में। स्टेज 2 के दो स्टेजेस हैं, वो बात करेंगे। स्टेज 2-1 में हमने क्या किए, इसको मारे तो ये यहाँ से क्या हुआ, 239 ये कंज्यूम हो रहा है और 239 प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो प्रोडक्शन Pu-239 का ज़्यादा होगा कंजम्पशन से। यहाँ कंज्यूम हो रहा था, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इंडिया ने स्टेज 2 ऑपरेशनलाइज कर लिया है, शुरू कर लिया है। स्टेज 2 की सेकेंड स्टेज भी होती है। स्टेज 2 के 2 भाग होते हैं। अब हम क्या करेंगे, Pu-239 बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ये फिजनेबल मटेरियल है। इसको हमने Pu-239 को क्या किया, एज अ कोर में फ्यूल की तरह यूज़ किया। और आसपास हम क्या करेंगे, 232 थोरियम 232 को भी अंदर डाला और न्यूट्रॉन मारना शुरू। ये भी फिजनेबल नहीं है, ये भी क्या करेगा, इसमें न्यूट्रॉन अटैच होगा तो क्या बनेगा, U-233। और हमारा जो स्टेज 2 है उसमें प्रोडक्शन ऑफ U-233 यूरेनियम 233 प्रोड्यूस होना शुरू होगा सेकेंड स्टेज के सेकेंड पार्ट में। ये समझ में आया, ये भी फिजनेबल मटेरियल है। तो 233, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 तीनों फिजनेबल हैं। अब ये वाला जो मटेरियल है इसको हम कोर में यूज़ करेंगे थर्ड स्टेज में। U-233 थर्ड स्टेज में यूज़ होगा और आसपास वापस थोरियम डाला जाएगा। अब जब आसपास वापस थोरियम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, U-233 दोबारा से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेज है वो हमारी क्या है, थोरियम कंजम्पशन स्टेज कहलाती है। और अपने पास थोरियम भर भर कर है। अगर ये साइकिल हम लोगों ने थर्ड स्टेज बना ली तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। खूब जो है अपने पास फिजनेबल मटेरियल होगा, अपने को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपन फिजनेबल मटेरियल आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं, किससे, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है थोरियम। समझ में आया क्या, ये तीनों स्टेज क्लियर हो गई क्या? नेक्स्ट बात करते हैं कि इतना डिले कैसे हो गया। जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो कब से बन रहा है, 1977 से बन रहा है ये। ठीक है, लेकिन उस समय स्माइलिंग बुद्धा होने के कारण जब हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की थी, है ना, न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की थी, तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए थे। और उसके कारण हमें जो फ्यूल है वो कार्बाइड फ्यूल यूज़ करना पड़ा था एनरिच यूरेनियम की जगह, जिसके कारण जो हमारी आउटपुट है वो लोअर हो गए थे और जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो सब बदलनी पड़ी थी। तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो डिले होने का पहला रीज़न तो हमारा जो सैंक्शंस हैं उसके कारण हो गया था। हमने उस समय फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में ऑलमोस्ट तैयार कर लिया था। ठीक है, लेकिन ये इश्यूज़ आ गए।
उसके बाद जो है जो इश्यूज आए हैं वो है कॉस्ट ओवररन। 2003 में दोबारा से जो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में दोबारा से हमने डिज़ाइन किया था 2003 में। ओरिजिनल डेडलाइन थी 2010, बढ़ते 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 ये डेडलाइन हो गई अक्टूबर 2022, 12 साल से। उसके कारण कॉस्ट जो है बढ़ती चली गई, कॉस्ट ओवररन डिले के कारण। जो प्रोक्योरमेंट था मेन उसमें डिले था, और जो चौथा इशू था वो था कूलेंट टेक्नोलॉजी के साथ। ये हम लोग प्रॉपरली बना नहीं पा रहे थे, इसके कारण इतना डिले होता चला गया। और रेड टेपिज्म एंड ऑल जो ब्यूरोक्रेटिक डिले है वो तो है ही। तो ये सारी चीज़ों के कारण, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये इतने साल लगा दिए। 1977 में हमारी स्टेज 2 शुरू हो सकती थी, और वो कब हुई है, 30-40 साल लग गए, है ना। अभी स्टेज 2 चल रही, फिर स्टेज 3, और समझ लो कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो अब जाके हमारा स्टेज 2 की शुरुआत हुई है, और धीरे धीरे स्टेज 3 पर हम पहुंचेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर काम कैसे करता है। एक चीज़ का याद रखना है, इसमें जो हम कूलेंट यूज़ करते हैं वो लिक्विड सोडियम होता है। ये प्लीज़ आप याद रखेंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपको। अब एक और इशू है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो इशू क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। धीरे धीरे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल रिएक्टर्स होते हैं। उसके रीज़न क्या है, एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि इसको ज़मीन बहुत कम लगती है। इसके अलावा इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में, है ना। इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कितनी है, 300 मेगावाट। हालांकि ये इशू ज़रूर है कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या नहीं है कि इसमें जो स्मॉल मॉड्यूलेटर हैं इसको आप ऑन साइट पे ही क्या कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो। झंझट ही नहीं है, ये नहीं कि आपको वहाँ से कहीं और जो मेन फैक्ट्री वहाँ बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको दूसरी जगह दूसरी कंट्री में लेके जाओगे। ये आप साइट पे जाओ, वहीं पर उसको जोड़ो जाड़ो, और स्मॉल मॉड्यूलेटर क्या हो जाता है, काम करना शुरू कर जाता है। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, वो अपनी जो ट्रेडिशनल फैसिलिटीज़ है उसके साथ साथ स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर्स भी यूज़ कर रही है कन्वेंशनल के साथ, ताकि उनकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो सके न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करने की, यूज़ करने की, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। ठीक, SMR के साथ ये भी फ़ायदा है कि उसका जो इंस्टॉल कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है, टाइम भी बहुत कम लगता है। उसे ब्राउनफील्ड साइट्स में भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब पहले से जो यूजेबल साइट्स है वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सेफ्टी फीचर्स इसके बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी SMR बढ़िया काम कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि लो एनरिच यूरेनियम की इसमें ज़रूरत पड़ती है, और वो इंडिया US से इंपोर्ट कर सकता है वाया इट्स 123 एग्रीमेंट। 123 एग्रीमेंट यार एक बार पढ़ लेना, है ना। UPSC में बहुत चांसेस हैं इसको पूछने के। ठीक, तो 123 एग्रीमेंट 2008 में हुआ था, जिसमें इंडिया को क्या किया गया था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दी गई थी फॉर सिविलियन पर्पसेस। ठीक है, जो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे वो सैंक्शंस हटा दिए गए थे, और इंडिया को NSG के अंदर भी इंक्लूड करने की बात कही गई थी। हालांकि चाइना वीटो करके बैठा, इसलिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। लेकिन US ने न्यूक्लियर यूरेनियम, है ना, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है यूरेनियम 235 वो भी देने के लिए कहा था, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है टेक्नोलॉजी वो भी US देने के लिए तैयार हो गया था। ठीक, ये 123 एग्रीमेंट के अंदर। हालांकि SMR जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाने के लिए हमको अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में, और इसके अलावा थोड़े बहुत अलग स्टैच्यू होंगे, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यार, वही बता चुका हूँ, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसका, रॉ मटेरियल का, जो फ्यूल है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने प्रपोज किया है बिल्डिंग ऑफ 4 मोर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑफ 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ईच, 2 इन कलपक्कम। 2021 में 2 कलपक्कम में इंस्टॉल किए जाएंगे, और 2 की साइट अभी डिसाइड नहीं की है, लेकिन 2025 में किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, फिर वही डिले, है ना। बड़े मुश्किल से 25 सालों में तो एक बना है, 4 कहाँ से। हालांकि प्रोटोटाइप बनाना मुश्किल होता है, एक बार आपने प्रोटोटाइप बना लिया तो उसी मेथड से आपको कुछ नहीं है, सारे जितने भी कंपोनेंट्स है उसको लाओ जोड़ो, सिमिलर आपको पता चल गया कि कैसे बनाना है, तो अब आप आराम से बना सकते हैं। मास आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन डीले का इशू आने ही वाला है। डीले के इश्यूज़ के कारण अगर आप देखो, तुरंत आज के समय में सोलर इलेक्ट्रिसिटी 2.5 रुपये किलोवाट आवर हो गई है, और वहीं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी
किलोवाट आवर है, ठीक है। तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, लेकिन इसमें सब्सिडी बहुत है यार, किसके साथ, सोलर के साथ। इसलिए अभी भी हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो हम लोगों के टारगेट हैं नॉन फॉसिल फ्यूल वाले, ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू हम एनर्जी मिक्स 50% करना चाहते हैं, तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। लेकिन इश्यूज़ क्या आ जाते हैं यार, एक पब्लिक ओपिनियन थोड़ा सा दुनिया का अगेंस्ट द न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ हो गया। वो किस लिए, शेरनोबिल हुआ था 1986 में, इसके पहले 2011 में फुकुशिमा दाइची हुआ था जापान में अर्थक्वेक आने के कारण। तो इसके कारण थोड़ा थोड़ा लोगों में डर रहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। लेकिन अभी जो है, जो सेकंड स्टेज आई है, उसके कारण एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट को, और इंडिया को फटाफट अब जो है सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज करने की ज़रूरत है। सेकंड स्टेज में कुछ चैलेंजेस हैं, उसकी बात कर लेते हैं। इतना आसान नहीं होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को हैंडल करना। जो हमारे बाकी रिएक्टर थे उसको तो हम बड़े आसानी से हैंडल कर लेते, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इतना आसान नहीं होगा। दूसरा क्या है इशू है, हमारी जो नोडल रेगुलेटरी बॉडी है ना, AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है। ये इसको याद रखना है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है। और ये किसको रिपोर्ट करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी को। और ये बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये ध्यान रखोगे, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, इनने कहा था कि भैया इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी एटॉमिक रेगुलेटर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया में है नहीं, अभी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और इंडिया को ये बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल है 2011 में UPA सरकार ने लेकर तो आई थी, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि NSRA का जो कंपोजिशन है उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, ये इंडिपेंडेंट नाम मात्र की थी। इसके अलावा और क्या इशू होता है, जो थोरियम फ्यूल साइकिल है उसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि सीजियम, एक्टिनियम, रेडियम 224, 28 और थोरियम 230, ये सारे आइसोटोप जो है क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और इसका हैंडलिंग और स्टोरेज बड़ा डिफिकल्ट होता है यार। ये सब क्या हो जाएंगे, स्टेज 2 के चैलेंजेस हो जाएंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, पूरा का पूरा आर्टिकल क्लियर है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 सारी चीज़ें है ना समझ में आई होगी। नहीं आई हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है वाई मिनरल्स आर क्रिटिकल। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS3 GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन नहीं था मेंस में, 24 में यार आपको दिखेगा, कुछ भी कर लो दिखने वाला है। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर सवाल आएगा ही। 2024 प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन दिखने वाला है। लास्ट ईयर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था, हालांकि बड़ा स्टैटिक था, है ना, स्टेट PCS में आते हैं, लेकिन क्रिटिकल मिनरल इतने इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन आ सकता था, ये है ना कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है। तो 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कोबाल्ट का रिजर्व, है ना, उससे रिलेटेड अब एक्सटेंशन क्वेश्चन पूछा जाएगा। सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं, शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, कंटेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रिसेंटली गवर्नमेंट ने लिया है सब्जेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स। जो क्रिटिकल मिनरल्स है उससे रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। पहला तो 30 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट आइडेंटिफाई की गई है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मिनरल दोनों अलग चीज़ें हैं, है ना, दोनों सिनोनिमसली यूज़ की जाती है पर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक। तो हम लोग ने क्रिटिकल मिनरल को क्या कर लिया है, लिस्टिंग कर ली है। रेयर अर्थ तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं है और हमारे लिए बड़े ज़्यादा क्रिटिकल है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है क्रिटिकल मिनरल की। अलग अलग कंट्री अपने अपने हिसाब से क्या करती है, अपने खुद के क्राइटेरिया डेवलप करती है और क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर करती है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ने 50 ऐसे मिनरल हैं जिसे आइडेंटिफाई किया है एज अ क्रिटिकल मिनरल। जापान ने 31 क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई किए। इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई किए। क्या क्राइटेरिया था, पहला क्राइटेरिया था डिसरप्टिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या है, सब्सटीट्यूटेबिलिटी, क्रॉस कटिंग, यूसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, इंपोर्ट रिलायंस, रिसाइकलिंग रेट्स एटसेट्रा। ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई किया है। कोई भी डेफिनेशन नहीं है क्रिटिकल मिनरल की। अगर हम कॉमनली बात करें तो सब कंट्री अपने अपने क्राइटेरिया बनाते हैं, उसके हिसाब से क्रिटिकल मिनरल क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जो 30 आइडेंटिफाई क्रिटिकल मिनरल है वो कहाँ कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं, बिहार में, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में लिथियम के बहुत बड़े रिजर्व्स मिले, याद है क्या कुछ, है ना। राजस्थान में भी लिथियम के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हमें देखने को मिले, ठीक। तो जो रिजर्व
उसको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। ठीक, दूसरा जो रिफॉर्म किया है सरकार ने रिसेंटली, वो क्या है? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। वो है नवंबर 2023 में सरकार ने MMDR एक्ट को अमेंड किया था। उसके थ्रू 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की जो ऑक्शनिंग हो रही थी उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया गया था। मतलब एक तरीके से हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल, ताकि इसका प्रोडक्शन क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। सरकार ने और भी कुछ अमेंडमेंट किए, रिफॉर्म्स किए, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि रिसेंटली MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 में सरकार ने अमेंडमेंट करके केंद्र सरकार ने खुद को जो है एम्पावर किया है फॉर द ऑक्शनिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ क्रिटिकल मिनरल। ठीक, इसके पहले भी केंद्र सरकार के पास ऑप्शन था ऑक्शन करने का। कौन कौन से मिनरल को? कोल, लिग्नाइट और आपका एटॉमिक मिनरल्स। इसमें अब क्रिटिकल मिनरल्स भी इंक्लूड कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। ठीक, बाकी अदरवाइज देखें तो माइनर मिनरल पूरे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और लॉ भी कौन बनाता है माइनर मिनरल से रिलेटेड? स्टेट गवर्नमेंट। माइनर मिनरल में क्या क्या आते हैं? ग्रेवल हो गया, सैंड्स हो गई, ये सब माइनर मिनरल। पूरा पैसा वैसा ऑक्शनिंग सब स्टेट गवर्नमेंट करती है। मेजर मिनरल की बात करेंगे, मैग्नीज, कॉपर, ये सब क्या हो गया? मेजर मिनरल हो गए। ठीक, इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी होती है ऑक्शनिंग की, एक्सेप्ट क्रिटिकल मिनरल, एटॉमिक मिनरल्स, लिग्नाइट और कोल। इन 3-4 की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र सरकार के पास ऑक्शनिंग की पावर रहती है, और ये एक्ट केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। लेकिन रॉयल्टी किसको मिलती है? इसकी स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलती है। इससे जो होने वाला रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलता है। ठीक, ये बेसिक चीज़ें यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है। एक बार शेड्यूल में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन से मिनरल हैं, MMR के जो शेड्यूल्स हैं उसमें कौन कौन से मिनरल इंक्लूड किए गए हैं, ये तक पूछा गया है। तो जो 30 क्रिटिकल मिनरल यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, आपको लगता है नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। मेरे को लग रहा है आपको पूछा जा सकता है। 4-5 मिनरल देंगे और बोलेंगे ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2। ये 30 क्रिटिकल मिनरल ऐड किए गए है ना। तो मेजॉरिटी के आंसर चांसेस ज़्यादा हैं कि ऑल ऑफ द अबव होने के। लेकिन हम पढ़ लेते हैं। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफनियम, इंडियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट, फॉस्फेरस, पोटास, सिलिकॉन, रेहनियम, टीन, टाइटेनियम। ठीक है, इसके ऊपर पिछले बार क्वेश्चन आया था, इलेमनाइट, टंगस्टन, वेनाडियम, जिरकोनियम, कैडमियम एंड सेलेनियम। ये 30 हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। इसको एक बार रीड करके जाना। इस बार आपको फिर से ये क्वेश्चन दिखाई देने वाला है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, है ना। तो इसको प्लीज़ अच्छे से कवर करके जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल। आखिर ये क्रिटिकल मिनरल की इतनी इंपॉर्टेंस, अरे यार पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्रिटिकल मिनरल। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्रिटिकल मिनरल के। इवन आपका जो डीकार्बनाइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रिटिकल मिनरल के, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो क्या है? क्रिटिकल मिनरल। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है यार, जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मैग्नेट्स फॉर इंडस्ट्री में भी हम जो है क्रिटिकल मिनरल यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस, इन सारे सेक्टर में आपके क्रिटिकल मिनरल इस्तेमाल होते हैं। ऑब्वियसली, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो होते ही होते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो एक इलेक्ट्रिक कार्स जो है लगभग 6 गुना ज़्यादा मिनरल इनपुट होता है कन्वेंशनल कार के कंपैरिजन में। उसी तरीके से एक ऑनशोर विंड की बात करेंगे तो इसमें 9 टाइम्स ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल की ज़रूरत होती है गैस फायर प्लांट के कंपैरिजन में। तो आप देख रहे हो कि जितना हम ग्रीन जा रहे हैं उतना ज़्यादा हमें क्रिटिकल मिनरल की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर पेरिस टारगेट को अचीव करना है तो बहुत ज़्यादा जो है आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल की डिमांड बढ़ने वाली है। IEA के डेटा के हिसाब से, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत गूगल करके सर्च करके पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत न्यूज़ में, कई सालों से न्यूज़ में, लेकिन टर्न हो सकता है इस साल हो आने का। ठीक, तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो इन्होंने कुछ एस्टिमेशन किए हैं। जो टोटल डिमांड है क्रिटिकल मिनरल्स की ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड वुड बी 40% फॉर कॉपर, 60 to 70% फॉर निकल एंड 90% फॉर लिथियम। लिथियम बैटरी जो है, पूरी की पूरी बैटरी लिथियम से बन रही है जो EV में लगेगी। 90% जो है डिमांड बढ़ने वाली है अगले 2 दशकों में। और अगर ओवरऑल बात करें तो 4 टाइम्स अभी के अपेक्षा में क्या होने वाला है? क्रिटिकल मिनरल की डिमांड बढ़ने वाली है बाय 2040 टू मीट द क्लाइमेट गोल्स। ये हमारी क्या हो जाएगी? इंपॉर्टेंस हो जाएगी। ये डेटा आपको याद रखना है, मेंस के लिए आपको पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है? इश्यूज़ की बात करते हैं। पहला
पहला जो सबसे बड़ा इशू है वो है कॉन्सेंट्रेशन ओनली इन फ्यू कंट्रीज। इस क्रिटिकल मिनरल की बात करें तो केवल कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर पूरे के पूरे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ये लाइन आपको प्रीलिम्स में एज इट इज़ पूछी जा सकती है। लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ, द वर्ल्ड टॉप 3 प्रोड्यूसिंग नेशन कंट्रोल वेल ओवर द 3/4 ऑफ द ग्लोबल आउटपुट। ऐसी लाइन आपको डायरेक्टली पूछी जाएगी, थोड़ी सी एक्सट्रीम लाइन है ना, और आपको यूट्यूबर्स ने सिखा दिया है कि थोड़ा भी एक्सट्रीम लगे तो फट से उसको गलत कर दो और ये सही कहलाएगा। आजकल ऐसी चीज़ें बहुत पूछ रहे हैं जिसमें ऑल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो स्टेटमेंट सही है, ओनली का इस्तेमाल हो रहा है, वो स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ वाली जो लाइन है, लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ, जो वर्ल्ड के टॉप 3 प्रोड्यूसिंग नेशन हैं, इनको प्रोड्यूस करने वाले वो 3/4 ऑफ द ग्लोबल आउटपुट कंट्रोल कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है। स्पेसिफिकली बात करें तो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में पिछले बार पूछा था। ऑस्ट्रेलिया के पास 55% लिथियम रिजर्व है, सबसे ज़्यादा। चाइना के पास 60% रेयर अर्थ, सबसे ज़्यादा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 75% ऑफ कोबाल्ट, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2023 में। इंडोनेशिया के पास है 35% ऑफ निकल। चिली के पास है 30% ऑफ कॉपर रिजर्व्स। ये सारी चीज़ें आ सकती है। दूसरा क्या इशू है, चाइना। चाइना बहुत बड़ा इशू है, उसको मेंशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के पास कहीं ना कहीं मोनोपोली होती जा रही है। किसकी? रेयर अर्थ एलिमेंट में तो उसकी मोनोपोली है, प्रोडक्शन में ही, रिजर्व्स में ही, और बाकी क्रिटिकल मिनरल में भी उसकी मोनोपोली हो रही है। कैसे हो रही है वो समझते हैं। यार, मोनोपोली चाइना की प्रोसेसिंग में हो रही है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे इसको प्रोसेस करने की, तो वो केवल कुछ ही कंट्रीज़ के पास है। यूएस के पास भी ये कैपेसिटी नहीं है। उसने सारा का सारा किसको दे रखा है? चाइना को दे रखा है ये सारे काम, है ना, प्रोसेसिंग की, क्योंकि बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, पॉल्यूशन बहुत होता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है प्रोसेसिंग की। तो ये सस्ते लेबर करेंगे तो चाइना में सारी चीज़ें हो रही है, यूएस में कुछ भी नहीं होता है। हालांकि यूएस अब चेंज कर रहा है और अपने यहाँ ही प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग शुरू करवाने वाला है, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। लेकिन मोनोपोली है कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग की चाइना के पास। और फिनिश प्रोडक्ट में भी हमें ये देखने को मिलता है। फिनिश प्रोडक्ट मतलब लगभग 78% ऑफ कैथोड्स, 85% ऑफ एनोड एंड 70% ऑफ बैटरी सेल, 95% ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट से प्रोड्यूस बनाए जाते हैं। वो कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। मोनोपोली है इसकी। और इनका जो नेचर है वो रेयर अर्थ एलिमेंट के समय में देख लिए थे हमने। इन लोग क्या करते थे? चाइना अपनी असर्टिवनेस, क्योंकि मोनोपोली थी, सारा प्रोडक्शन यही करते थे, बहुत चीप करते थे। और रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में तो आप जानते ही हो। रेयर अर्थ एलिमेंट किस में यूज़ होते हैं? आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसका साइज़ छोटा करने में अगर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट। नहीं तो अदरवाइज पहले कंप्यूटर कितने बड़े होते थे, टीवी कितनी बड़ी, समझ में आ रहा है? अब सब कुछ पतला पतला छोटा छोटा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट यूज़ किया जा रहा है। और अगर रेयर अर्थ एलिमेंट की कॉस्ट बढ़ जाए तो सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जापान और चाइना को पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए चाइना क्या करता था? रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट करना ही बंद कर देता था। बोलता था 200 रुपये बढ़ा दूंगा तुमको, 300 रुपये बढ़ा दूंगा। तो वो अगर इस तरीके से अपनी असर्टिवनेस क्या करता था? थोपता था बाकी कंट्री पे, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ में क्या थी? मोनोपोली थी। तो ये एक बड़ा चिंता की बात है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि सारी कंट्री अपनी खुद की कैपेसिटी डेवलप कर रही है, खुद प्रोडक्शन कर रही है, प्रोसेस करना शुरू कर दी है और खुद मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रही है। सेमीकंडक्टर में भी सिमिलर तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक। तो इन्हीं सारी चीज़ों के कारण यूएस ने क्या किया है? अभी यूएस ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या करी है? फॉर्म की है। एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस लेड है, ये आपको याद रखना होगा। चाइना लेड नहीं है, यूएस लेड है, तो यूएस लेड ही लिखेंगे। ये भी आपके लिए पूछा जा सकता है। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? जो क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन है उसे बूस्टर किया जा रहा है। अल्टरनेटिव सप्लाई चेन डेवलप की जा रही है चाइना के ऊपर जो रिलायंस है उसको कम करने के लिए। इसमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे। इन सारे के सारों के पास क्रिटिकल मिनरल है। जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्री है जिसके पास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप है। तो ये एमएसपी में इंडिया भी ऑलरेडी शामिल है। लेकिन इशू क्या है? चिली, कॉन्गो, इंडोनेशिया ये सारी कंट्री नहीं इंक्लूड है जिसके पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल रिजर्व है। इसके अलावा अगर इसका एमएसपी का बेसिक प्रीमाइस देखें तो वो क्या है? फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना। यूएस का ये कंसेप्ट है। यूएस क्या चाहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको चाइना से दूर लेकर अपने दोस्तों के पास करना। और इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं करती है, थोड़ा बहुत कर भी लेती तो चल जाता है, लेकिन एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना से 100 गुना बेहतर, हर चीज़ में बेस्ट, ठीक। तो इंडिया में आनी चाहिए ये सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग आनी चाहिए। तो इंडिया एमएसपी का पार्ट है,
समझ में आया? बहुत क्रूशल है ये इंडिया के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे ये सारी चीज़ें हो रही है। चाइना का जो असर्टिवनेस है उससे इंडिया को फ़ायदा हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म इकॉनमी में, सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शिफ्ट हो सकती है। अब इंडिया और क्रिटिकल मिनरल की बात कर लेते हैं। इंडिया के साथ यार बहुत सारे इशू हैं। क्या क्या इशू है? पहले तो इंडिया ने खूब सारे टारगेट जो है कर लिया है, क्लाइमेट गोल्स पेरिस एग्रीमेंट में, INDC है ना, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो बड़े ज़्यादा कर लिया है, बड़े बड़े है ना, एम्बिशियस टारगेट सेट कर लिया। जैसे कि नेट ज़ीरो कब तक करेंगे? 2070 में। इंडिया जो है अपना 500 गीगावाट एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल पावर से जनरेट करना चाहता है। ऑलरेडी अभी कितना कर रहा है? 170। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स उसको करना पड़ेगा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से पावर जनरेशन करने के लिए। उसके लिए बहुत पैसा भी लगेगा, बहुत समय भी लगेगा। और ये सब कब तक करना चाहता है? 2030, मतलब केवल 5-6 साल है यार, इतना पॉसिबल नहीं है। तो बड़े एम्बिशियस टारगेट है। 30% ऑफ प्राइवेट कार EV से चलेगी, 70% कमर्शियल व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से और 80% 2 और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल से होने वाले हैं। गो ग्रीन चल रहा है इंडिया का। लेकिन ये सब बिना पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपके पास लिथियम या फिर अलग अलग सारी चीज़ें क्रिटिकल मिनरल्स अवेलेबल ना हो। और इंडिया के साथ दिक्कत क्या है? अभी रिजर्व तो थोड़े बहुत मिले हैं, लेकिन इंडिया के पास रिजर्व हैं तो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, और रिजर्व नहीं है तो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। ये वाली दिक्कत आ रही है। हालांकि इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट एसेट इन ऑस्ट्रेलिया, ताकि ये सिक्योर किया जा सके। ठीक, लेकिन उसके अलावा भी बड़े सारे इशू हैं प्रोसेसिंग वाले। अभी टेक्नोलॉजी नहीं है यार, है ना, और लगभग 15 साल लग जाएगा और इंडिया दोबारा से ये ट्रेन ना छूट जाए इंडिया की, है ना। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 छूटा, 3 भी लगभग छूट ही गया, 4 भी चालू हो चुका है। तो ये हम मिस आउट ना कर जाएं, इसलिए हमें बड़ी चिंता है। क्रिटिकल मिनरल को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। ये जो 30 मिनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा से रीड करो, गूगल करो, सर्च करो कौन कौन से, याद करो, रट्टा मारो, पूछा जाएगा। ठीक, ये आर्टिकल था। लास्ट आर्टिकल है 3 डिग्रीज टू ईयर लॉन्ग ड्रॉट इन हिमालयस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मीन्स के पर्सपेक्टिव से, GS1 मीन्स के पर्सपेक्टिव से, ऐसे के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा बेस्ड आर्टिकल है, इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल। एक नई रिसर्च चाहिए, उसके हिसाब से कुछ डेटा दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, इसमें जो डेटा दिया है उसको कोट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आंसर इससे हो जाएगा, है ना। क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें तो आती है तो लिख सकते हैं यार, ये डेटा आपको काम आ जाएगा जो बच्चे मेंस के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं, है ना। शुरू करते हैं। क्या है आर्टिकल? लगभग 90% ऑफ हिमालय रीजन विल एक्सपीरियंस ड्रॉट लास्टिंग ओवर अ ईयर इफ द वर्ल्ड वार्म बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिसर्च। एक नई रिसर्च के हिसाब से लगभग 90% हिमालय रीजन में पूरे साल भर ड्रॉट पड़ सकता है अगर जो अर्थ है उसका टेम्परेचर 3 डिग्री राइज हो जाता है। अभी के जो पेरिस टारगेट है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर भी लेते हैं तो अर्थ का जो ओवरऑल बढ़ने वाला है बाय 2100 टेम्परेचर वो कितना होगा? 3 डिग्री। हम कितना चाहते हैं? 1.5 डिग्री। अगर 1.5 डिग्री रहता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत चीज़ें सही हो सकती हैं, बहुत नुकसान कम हो सकता है। लेकिन अभी कई रिपोर्ट आ गई है कि 1.5 डिग्री तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, और उसको, है ना, उसको खारिज करने वाली भी कई सारी रिपोर्ट आई है और एविडेंसेस भी आए, आर्टिकल भी आए। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 3 डिग्री बढ़ता है तो यार हिमालय में ड्रॉट पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा जो फाइंडिंग्स हैं जनरल क्लाइमेट चेंज में पब्लिश हुई है वो ये भी कह रही है कि 80% ऑफ इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्सपोजर टू हीट स्ट्रेस इन इंडिया कैन बी अवॉइडेड बाय अडेयरिंग टू पेरिस एग्रीमेंट गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री। 80% जो है एक्सपोजर टू हीट स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं अगर हम 1.5 डिग्री पे बने रहे तो, और ये हमने अचीव कर लिया तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो रिसर्च हुई है वो कहाँ हुई है? UK के रिसर्चर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो फोकसिंग कंट्री है वो कौन कौन सी है? इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया एंड घाना। अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्री और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। ठीक, तो ये तीनों कॉन्टिनेंट की कंट्री इंक्लूड की गई है। मेन फोकस इसलिए इन पे क्योंकि यहाँ पर वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? गरीब हैं यार, हमारे पास नहीं है इतना पैसा कि हम जो है फाइट कर सकें जो क्लाइमेट चेंज है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से। अगर आप सारी कंट्री को देखोगे तो सारी ज़्यादातर कंट्रियाँ एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाई करती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फ़र्क किस पे पड़ेगा? अगर क्लाइमेट चेंज होता है सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर को ही होने वाला है। ठीक, तो रिस्क ऑफ ड्रॉट, फ्लडिंग, डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सब के सब क्या होने वाले हैं? इंक्रीज़ होने वाले हैं अगर 1 डिग्री भी जो हमने टारगेट किया उससे ज़्यादा हो जाता है तो। इनफैक्ट इंडिया की बात करें तो पॉलिनेशन हाफ हो जाएगा अगर 3 से 4 डिग्री क्या होता है आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो। और ये क्वार्टर रहेगा, मतलब क्वार्टर हो जाएगा अगर
1.5 डिग्री इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब जो अभी जिस पेस से पॉलिनेशन हो रहा है उससे हाफ पेस से पॉलिनेशन होगा अगर 3 से 4 डिग्री बढ़ता है तो, और अगर सिर्फ 1.5 डिग्री बढ़ेगा तो जो पॉलिनेशन में रिडक्शन है वो केवल 25% आने वाला है, क्वार्टर आने वाला है। पॉलिनेशन तो जानते हो ना यार, इट इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू फ्लावर फीमेल स्टिग्मा। ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर, या फिर है ना क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, ये आप जानते हैं है ना। पॉलिनेशन के एजेंट्स के बारे में अगर पूछूं मैं आपसे तो बता दोगे क्या? बैट्स हो गया, विंड्स हो गई, ये सब क्या है? पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं। ये सब क्या करते हैं? जो पॉलन ग्रेन्स हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और फिर वहाँ पर नेचुरल रीजनरेशन ऑफ प्लांट हो जाता है। ये सारी चीज़ें जानकारी होगी आपको। तो पॉलिनेशन में भी रिडक्शन आएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन 1.5 डिग्री बढ़ेगा तो रिडक्शन बहुत कम होगा। नेक्स्ट फाइंडिंग्स में क्या कहा जा रहा है कि जो इंक्रीज इन द एक्सपोजर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है टू ड्रॉट विथ 3 डिग्री ऑफ वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 1.5 डिग्री होगा तो एक्सपोजर 50% बढ़ेगा, और अगर 3 डिग्री होता है तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। 1 साल तक के ड्रॉट पड़ सकता है इंडिया में, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर 1 साल तक के सूखा पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी वार्निंग इसमें जो फाइंडिंग्स है उसमें दी गई है। इसके अलावा इकोनॉमिक डैमेजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एसोसिएटेड विद सी लेवल राइज। ऐसा नहीं है कि सी लेवल राइज जो है 1.5 डिग्री से होगा तो डैमेजेस नहीं होंगे तब भी बढ़ेंगे, लेकिन उस समय बहुत स्लोली जो डैमेजेस होंगे वो इंक्रीज होंगे और बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। लेकिन 3 डिग्री बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है। इसके अलावा जो बात की गई है कि एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे यार एडाप्टेशन में, कॉस्ट ऑफ एडाप्टेशन बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप 3 डिग्री राइज होता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। देश में लोगों की सर्वाइवल भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, खासकर पुअर और वनरेबल सेक्शन को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, स्पेशली फार्मर्स को। इंडिया जैसी कंट्री में वहाँ ऑलरेडी इतने आंदोलन चल रहे हैं है ना, इनकी इनकम को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, और अगर क्लाइमेट चेंज और 3 डिग्री बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो बहुत इशू होने वाले फार्मर्स के लिए स्पेशली। ये पूरी की पूरी फाइंडिंग्स थी। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। मेन ही चीज़ थी, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, डेटा बेस्ड है और कुछ है नहीं यार इसमें, है ना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे। अगर कोई भी डाउट है तो यार आप लोग प्लीज़ कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक।